फ़िलॉसफी लवर्स कम फ़िलॉसफी स्टूडेंट्स, ये हमारी वैशेषिका फ़िलॉसफी की 3rd क्लास है। इससे पहले हम वैशेषिका फ़िलॉसफी में जो मेटाफिज़िकल उनकी क्लासिफिकेशन है, थ्योरी ऑफ पदार्थ, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 2nd क्लास में जो द्रव्य की थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में बाकी के जो पदार्थ है वो हम डिस्कस करेंगे, पर एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं ताकि एक जो फ्लो है हमारा वो बना रहे, है ना। प्लस वीडियोज़ थोड़ा गैप में आती हैं तो आई थिंक आपका रिविजन हो पाएगा, है ना। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? वैशेषिका। तो वैशेषिका जो है वो हमें पता है क्या, एक तरह से मेटाफिजिकल थ्योरी है ना, मेटाफिजिकल थ्योरी है। मेटाफिजिकल थ्योरी का क्या मतलब है कि भाई ये क्या देती है हमें? थ्योरी ऑफ रियलिटी देती है कि भाई रियल क्या है ना, व्हाट इज रियल। और वैशेषिका के अकॉर्डिंग रियल क्या है? वैशेषिका के अकॉर्डिंग रियलिटी की थ्योरी, मेटाफिजिकल थ्योरी क्या है? तो इट इज व्हाट? थ्योरी ऑफ कैटेगरी और पदार्थ। तो क्या है रियल? सिर्फ पदार्थ जो है वो चीज़ क्या है? सिर्फ रियल है ना। पदार्थ को हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पद का मतलब, पदार्थ का मतलब क्या होता है, पद धन अर्थ, है ना। फिर वहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आती हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। हम सिंपल जो क्लासिफिकेशन है, एक तरह से जो वैशेषिका फिलॉसफी ने हमें मेटाफिजिकल क्लासिफिकेशन दिया है पदार्थ का, है ना, मेटाफिजिकल जो क्लासिफिकेशन दिया है वो देख लेते हैं एक बार। तो पदार्थ जो है वो एक तरह से 7 टाइप्स का है ना, 7 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये आ जाता है 6+1 के फॉर्म में, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 इज भाव एंड अभाव। अब भाव में क्या है? 6 कैटेगरीज हैं। भाव के अंदर क्या क्या आ जाता है? तो द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य एंड समवय, है ना। और तो ये क्या हो गए? 6+1 विच इज अभाव। तो ये जाते हैं 7 पदार्थ। अब देखिए इन 7 पदार्थ में जो द्रव्य की थ्योरी है इसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें वैशेषिका फिलॉसफी ने सबसे पहले द्रव्य समझाया कि भाई द्रव्य क्या है। तो द्रव्य क्या है? इट इज एक्चुअली सब्सटेंस, है ना। जो भी रियलिटी में एक तरह से चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे अराउंड, वो सभी क्या है? द्रव्य है। जितना भी मटेरियल कॉज हमें दिख रहा है, जितनी भी मटेरियल चीजें हमें दिख रही हैं, उन सभी का मटेरियल कॉज जो है वो क्या है? द्रव्य है ना। तो हम क्या पदार्थ के बाद क्या डिस्कस कर चुके थे? द्रव्य की थ्योरी, थ्योरी ऑफ द्रव्य, है ना। द्रव्य में हमने क्या पढ़ लिया था कि भाई ये भाव के अंदर है ना। इट इज व्हाट? सबस्ट्रेटम और सपोर्ट फॉर गुण एंड कर्म, है ना। क्योंकि गुण और कर्म जो है एट्रीब्यूट्स और एक तरह से एक्शंस जो है ये हवा में लय नहीं कर सकते। हमारे जो भी एक तरह से एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसेंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही, इस पर्टिकुलर द्रव्य के अंदर ही एक तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। दे कैन नॉट लाई इन एयर, है ना। सिमिलरली एक्शंस जो भी होंगे वो किसके थ्रू होंगे? द्रव्य के थ्रू ही होंगे। एटलीस्ट कुछ मटेरियल कॉज होना चाहिए। तो जो गुण और जो कर्म है वो कहाँ पे अपना एक तरह से सपोर्ट या सबस्ट्रेटम देखते हैं? द्रव्य में देखते हैं। द्रव्य किसके अंदर आता है? भाव के अंदर आता है। और इन्होंने क्या बताया था द्रव्य के बारे में कि भाई कितने टाइप्स के? 9 काइंड्स हैं द्रव्य के, है ना। 9 काइंड्स में हम द्रव्य को उन्होंने हमें समझाया है, बताया है। अब वो 9 काइंड्स कौन से थे द्रव्य के? तो हमें पता है कि भाई फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ईथर, है ना। देन देयर इज स्पेस एंड टाइम, देन देयर इज इंटरनल सेंस ऑर्गन विच इज मन, एंड देन फाइनली देयर इज सोल और आत्मा। ठीक है, देखिए अब जो सोल और आत्मा है ये भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वैशेषिका फिलॉसफी ने हमें क्या बताया है इस सोल और आत्मा के बारे में कि ये जो सोल और आत्मा है ये कैसी है? अनकॉन्शियस द्रव्य है ना, अनकॉन्शियस है। लेकिन आप सोचिए कि हमें क्या पता है कि भाई हमारे अंदर तो कॉन्शियसनेस है। तो हम वैशेषिका से पूछते हैं कि भाई कॉन्शियसनेस हमारे अंदर कहाँ से आ रही है? जब आपका जो सोल है ये कैसा है? अनकॉन्शियस बता रहे हैं आप। तो वो क्या कहते हैं कि सोल जो है ये कैसा है? अनकॉन्शियस द्रव्य है, बट इट गेन्स कॉन्शियसनेस व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद अदर द्रव्यास, है ना। तो जब भी अदर द्रव्यास के साथ मिक्स होगा, अलाइन करेगा, तब क्या आएगी? सोल में क्या आती है? कॉन्शियसनेस आती है। इसका मतलब कि बॉन्डेज उस सोल में कब है? जब वो
इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और बॉन्डेज की स्टेट ही एक्चुअली कॉन्शियस स्टेट है। और इसका मतलब लिबरेशन की स्टेट क्या हो गई, जब वो इनसे इंटरेक्शन बंद कर दे। और इनसे इंटरेक्शन बंद करने का मतलब है कि जो लिबरेशन की स्टेट है वो किस तरह की स्टेट है, प्योर स्टेट है, नेचुरल स्टेट है। और वो नेचुरल और प्योर स्टेट कौन सी है, अनकॉन्शियसनेस की स्टेट है ना। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो लिबरेशन का कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से अनसेटिस्फैक्टरी, उतना हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कि भाई लोग क्यों इतनी तपस्या, क्यों इतनी मेहनत करेंगे जस्ट टू अटेन द अनकॉन्शियस नेचर ऑफ द सेल्फ और सोल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेल्फ और सोल का कॉन्सेप्ट हो गया। साथ में जो मन है वो क्या, एक तरह से इंटरनल सेंस ऑर्गन या मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन दीज द्रव्यास एंड दी सोल। इसके बाद स्पेस और टाइम क्या बताता है हमें, हेयर एंड नाउ के बारे में बताता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि स्पेस एंड टाइम जो है वो द्रव्य के क्या बताता है, हेयर एंड नाउ के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज कब कहाँ कैसे है ना, एग्जिस्टेंस में। इसके बाद ईथर जो है, इट इज व्हाट, क्वालिटी ऑफ साउंड। ईथर इज व्हाट, क्वालिटी ऑफ साउंड। कि भाई मैं जो स्पेस एक्वायर कर रही हूँ वो तो स्पेस में आ गया है ना, लेकिन इज माई वॉइस ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस, ये जो साउंड में दे रही हूँ क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये आप तक कैसे पहुंच रहा है, तो ये ईथर के थ्रू पहुंच रहा है ना। तो ईथर इज व्हाट, एक्चुअली क्वालिटी ऑफ साउंड, जहाँ जिसके थ्रू क्या होता है, साउंड जो है वो एक तरह से ट्रेवल करता है या पास ऑन होता है। ठीक है, अब क्या रह गए, बस हमारे ये 4 रह गए, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। तो ये जो 4 हैं पंचभूत में से, इन ये 4 कैसे हैं, एटॉमिक फॉर्म में है। अकॉर्डिंग टू वैशेषिका ये कैसे हैं, एटॉमिक नेचर के हैं, है ना। इन सबके क्या है, एटम्स है, एटॉमिक है। अब ये एटम्स जो है ये किस तरह के हैं, इनके जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं, इटर्नल हैं, है ना, पार्टलेस हैं। ठीक है, बट कैसे हैं, स्टैटिक है, स्टैटिक हैं और अनकॉन्शियस हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि मैटर है तो अनकॉन्शियस तो होगा ही, पर कैसे, स्टैटिक हैं। ये जो चीज है कि जो एटम्स हैं फायर, वाटर, एयर और अर्थ के, ये स्टैटिक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरह से क्वेश्चन खड़ा करता है कि भाई अगर ये जो एटम्स हैं कैसे स्टैटिक हैं, तो ये जो मूवमेंट और डायनामिज्म और मोशन हमें देखने मिल रहा है चीज़ों में, कि चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, डिस्ट्रक्ट हो रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, कैसे हो रहा है। तो वैशेषिका उसके लिए बहुत सिंपल सा बताती है हमें कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, बिल्कुल क्या है, स्टैटिक है, बट इनमें मोशन और डायनेमिज्म जो है वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, गॉड के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, वैशेषिका का गॉड का कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि इन चीज़ों में जो कॉन्शियसनेस है वो कौन दे रहा है, गॉड दे रहे हैं। अब वापस हमारे मन में जिज्ञासा उठती है, क्वेरी उठती है कि ये जो एटम्स हैं इनको क्या रैंडमली ही गॉड मोशन दे रहा है, इज इट अ रैंडम गेम, है ना, इज इट अ मैटर ऑफ चांस कि भाई दिख गया, देना है दे दिया, नहीं देना नहीं दिया, भगवान की अपनी मर्जी चल रही है, ऐसा है क्या। तो बोलते हैं नहीं, इट इज नॉट अ रैंडम गेम। तो किस बेसिस पे जो गॉड है, जो प्राइम मूवर है, अनमूव्ड मूवर है, जो अनकॉज्ड कॉज है ऑफ एवरीथिंग, है ना, जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अनकॉज्ड कॉज ऑफ एवरीथिंग, कि हर चीज जो हो रही है सिर्फ उसके कारण हो रही है, उसके लिए हो रही है, और हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं उसके तरफ मूव कर रही है, प्राइम मूवर है, इट इज अनमूव्ड मूवर है। तो गॉड के बारे में वो पूछ रहे हैं कि क्या गॉड रैंडमली ये जो मोशन और डायनेमिज्म है इन स्टैटिक एटम्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो वैशेषिका कहते हैं नहीं, इट इज नॉट अ रैंडम गेम, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, बट वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, तो कर्मास के बेसिस पे, जो एक्यूमुलेट करे हैं हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्रूट्स एक तरह से कर्मास के, है ना, एक तरह से वाइज और वर्च्यूज, है ना, पाप पुण्य के जितने भी हमने एक तरह से फ्रूट्स एक्यूमुलेट किए हैं ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, वो सभी चीजें क्या है, एक्यूमुलेट होती हैं, और उसके बेसिस पे ही ये जो मोशन और डायनेमिज्म है ये प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए वैशेषिका ने फिर हमें एक टर्म दी है विच इज अद्रस्त। अद्रस्त ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है इसको मोशन, इन एटम्स को मोशन एंड डायनेमिज्म कौन प्रोवाइड कर रहा है, गॉड प्रोवाइड कर रहा है। गॉड क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, प्राइम मूवर है ना, प्राइम मूवर है, इट इज अनमूव्ड मूवर, इट इज अनकॉज्ड कॉज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो ये जो गॉड है ये क्या मोशन और डायनेमिज्म दे रहा है, बेस्ड ऑन फ्रूट्स एक्यूमुलेटेड, है ना, ओवर ऑफ फ्रूट्स जितने भी एक्यूमुलेट किए हैं हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, मोशन और डायनेमिज्म दे रहा है, विच इज कॉल्ड एज अद्रस्त,
है ना, अदृश्य की थ्योरी दी है उन्होंने, कर्मास की थ्योरी दी है ना, कार्मिक थ्योरी दी है। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आ गई, पहला कि एटॉमिक थ्योरी दी है उन्होंने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और उसके पीछे जो रीजन दिया है, जो एक तरह से पर्पस दिया है उस पूरी प्रोसेस का, वो क्या दिया है, कर्मास दिया है, अदृश्य थ्योरी दी है। ठीक है, अब आप ये सोच कर देखिए कि इतने पहले अगर किसी ने हमें एटॉमिक थ्योरी दी है, वो कितना बड़ा एक तरह से साइंटिफिक रिवोल्यूशन है अपने आप में, ये कितनी एक तरह से साइंटिफिक आउटलुक है हमारे एक जैसे एंसेस्टर्स का, जिन्होंने हमें ये फिलोसफी दी हुई है ना। तो आई थिंक वैशेषिकास आर वर्थ अप्रिशिएटिंग फॉर दैट। इसके साथ ही अभी जो चीज़ हमने पता नहीं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है नहीं, इसी के साथ हमें एक थ्योरी वैशेषिका ने जो दी है एटॉमिक थ्योरी, वो है परमाणु कारणवाद, है ना। क्रिएशन की जो थ्योरी हमें दी है या कॉजेशन की थ्योरी जो हमें दी है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसके लिए जो हमें थ्योरी वैशेषिका ने दी है वो क्या है, परमाणु कारणवाद। इट इज नथिंग बट एटॉमिक थ्योरी ऑफ वैशेषिका। तो वैशेषिका क्या बता रही है हमें एटॉमिक थ्योरी के साथ कि भाई परमाणु कारणवाद, है ना, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। क्या दिया, परमाणु कारणवाद। अब आप ये सोचिए कि कारणवाद की जो हमने थ्योरी पढ़ी है, कॉजेशन की थ्योरी जो हमने पढ़ी है, वो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले कारणवाद या कॉजेशन पे आ जाते हैं। तो कॉजेशन पे हमने क्या पढ़ा है, कॉजेशन पे हमने पढ़ा है कि भाई दो ही टाइप की कॉजेशन थ्योरीज है हमारे पास, या तो सत्कार्यवाद है या फिर असत्कार्यवाद है ना। या फिर असत्कार्यवाद है। इनिशियल जो लेक्चर्स हैं हमारे, उसमें हमने कॉजेशन की थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है, स्पेशली जब हमने सांख्य पढ़ा था। तो सांख्य से सबसे पहले हमने सत्कार्यवाद ही पढ़ा था कि सांख्य फिलोसफी जो है वो किसको मानती है, सत्कार्यवाद को मानती है। सत्कार्यवाद का क्या था कि इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टिंग, इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन इट्स कॉज, है ना, इनहेरेंट फॉर्म में क्या है, वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है अपने कॉज में, कौन, इफेक्ट। ठीक है, जैसे जो कर्ड है वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्ट कर रहा है इन इट्स कॉज विच इज मिल्क, है ना। आप किसी और चीज से दही नहीं बना सकते हैं, मिल्क में ही कुछ ऐसा है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, दही को प्रोड्यूस कर पा रहा है, कर्ड को इफेक्ट में ला पा रहा है ना। तो ये चीजें क्या होती है, कॉजेशन की थ्योरी होती है, विच इज व्हाट, सत्कार्यवाद। अब जो असत्कार्यवाद है वो इसके अपोजिट एक बात कहता है कि इफेक्ट इज ए न्यू बिगिनिंग, इफेक्ट इज ए न्यू क्रिएशन और न्यू बिगिनिंग, है ना। दैट इफेक्ट इज नॉट प्री एग्जिस्टिंग इन इट्स कॉज बट इट इज व्हाट, अ न्यू बिगिनिंग। अब आप ये बताइए कि अभी तक जो हमने वैशेषिका फिलोसफी पढ़ी है, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपने समझा अभी तक, आपके अकॉर्डिंग वैशेषिका फिलोसफी की कौन सी थ्योरी होगी इन दोनों में से, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। तो हमने अभी पढ़ा है कि वैशेषिका फिलोसफी हमें क्या दे रही है, एटॉमिक थ्योरी दे रही है। एटॉमिक थ्योरी सीधी सी बात कहेगी कि भाई जो फायर, वाटर, अर्थ और एयर के जो एक तरह से एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आपस में पास आ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और ये किस बेसिस पे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ अदृश्य, है ना, कि अदृश्य के बेसिस पे उन्हें क्या हो रहा है, मोशन और डायनेमिज्म प्रोवाइड हो रहा है बाय गॉड, और इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, इनमें मोशन और डायनेमिज्म आने के बाद ये कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं चीज़ों का। इसका मतलब जब भी कोई चीज़ न्यू क्रिएट हो रही है, वो क्या है, इट इज़ अ न्यू प्रोसेस, इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग, है ना। So according to वैशेषिका, the process of creation is a new process or new beginning, ठीक है। According to वैशेषिका, creation is new process, है ना। क्रिएशन इज ए न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि भाई वो किसको मान रहा है, असत्कार्यवाद को मान रहा है। तो हमें याद रखना है कि जो सांख्य फिलोसफी है वो सत्कार्यवाद की फिलोसफी या कॉजेशन को मानती है, और जो वैशेषिका फिलोसफी है वो हमारी किस चीज को मानती है, असत्कार्यवाद को मानती है। अब हमें असत्कार्यवाद तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे किस चीज से वो चीजें क्रिएट हो रही हैं, है ना। तो कॉज क्या है, कॉज तो मटेरियल कॉज तो अभी भी वही है, एटम्स, है ना, मटेरियल कॉज तो अभी भी वही है, तो वो हो गया परमाणु। तो परमाणु से एक चीजें क्या है, कॉजेशन में आ रही है, कॉज क्या है, मटेरियल कॉज चीजों का परमाणु है, तो इसलिए क्या आ गया, परमाणु कारणवाद, विच इज व्हाट, द असत्कार्यवाद कॉजेशन थ्योरी ऑफ वैशेषिका फिलोसफी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। इसके आगे
जो बाकी के पदार्थ हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है? अब देखिए, द्रव्य हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा? गुण, कर्म, विशेष, सामान्य एंड समवाय। ये जो है ये हमारे भाव के अंदर बचे हुए हैं। द्रव्य के बाद जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो क्या है? गुण और एट्रीब्यूट्स। गुण और एट्रीब्यूट के बारे में हम क्या जानते हैं? तो हम सबसे पहली चीज क्या जानते हैं? बहुत बेसिक, कि भाई ये किसके अंदर आ रहा है? भाव के अंदर आ रहा है ना। इसके बाद हमें पता है कि इट है ना, कि भाई किस में अपना सपोर्ट देखता है? तो द्रव्य में, है ना। हमने द्रव्य में भी ये चीज डिस्कस करी हुई है कि द्रव्य क्या है? इट इज अ सपोर्ट और सबस्ट्रेटम फॉर गुण एंड कर्म। तो इसी तरह हमने गुण की जब डेफिनेशन दी तो हमने क्या दे दी कि भाई अपने आप में एक तरह से हवा में लाए नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द्रव्य। और ये क्या होगा? एक तरह से अपने आप को सपोर्ट में देखेगा, किसके? द्रव्य के, है ना। जब द्रव्य होगा वहीं पे जो गुण है एट्रीब्यूट से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेरी जो यूजुअली आएगी या आनी चाहिए वो ये है कि अगर कोई चीज किसी चीज पे सपोर्ट देख रही है, उस पर डिपेंड है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट कैटेगरी कंसाइडर की जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। इंडिपेंडेंट कैटेगरी, एक पदार्थ, थ्योरी ऑफ रियलिटी में हम उसे एक सेपरेट कैटेगरी रख रहे हैं। कब? जब वो ऑलरेडी डिपेंड है ऑन सब्सटेंस, है ना। तो गुण जो है वो क्या है? एक तरह से डिपेंड है किस पे? द्रव्य पे। स्टिल वी आर कंसाइडरिंग इट इज सेपरेट कैटेगरी एंड इंडिपेंडेंट कैटेगरी, है ना। एक इंडिपेंडेंट पदार्थ उसको हम कंसाइडर कर रहे हैं ऑफ रियलिटी विच इज ह्यूज। तो वो हम क्यों कर रहे हैं? वैशेषिका से पूछ रहे हैं, इसको हम द्रव्य में ही क्यों नहीं डाल सकते थे? ये सेपरेट कैटेगरी, इंडिपेंडेंट कैटेगरी की लेवल तक हम उसे क्यों ले जा रहे हैं व्हेन इट इज डिपेंडेंट और कंटिंजेंट ऑन द्रव्य और सब्सटेंस? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन निकल के आता है, इट इज इनहेरेंट ऑन द्रव्य और सब्सटेंस, देन वाई, है ना। इफ, सबसे पहली चीज इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द्रव्य और सब्सटेंस, है ना। इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द्रव्य एंड सब्सटेंस, देन वाई इट इज कंसाइडर्ड एज सेपरेट पदार्थ और इंडिपेंडेंट कैटेगरी ऑफ रियलिटी, है ना। क्योंकि बुद्धिज्म जब हमने पढ़ा तो हमने सबसे पहली चीज यही पढ़ी है ना, कि भाई जो चीज डिपेंडेंट है वो क्या है? रियल हो ही नहीं सकती, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि हर एक चीज क्या है? डिपेंडेंट है, इसलिए क्षणिक है, मोमेंटरी की थ्योरी पढ़ी, सभी चीजें पढ़ी है। तो उसके जो शुरुआत है वो यही थी कि भाई हर चीज क्या है? कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पर भी जब हमारी वो बात आई कि जो गुण है वो क्या है? कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है ऑन सब्सटेंस और द्रव्य, देन व्हाई इट इज कंसाइडरिंग एज ए सेपरेट कैटेगरी ऑफ पदार्थ और रियलिटी। तो यहाँ पर उन्होंने जो वैशेषिका फिलोसफी ने हमें आंसर दिया है कि भाई गुण इज कंसाइडरिंग एज ए सेपरेट कैटेगरी और इंडिपेंडेंट कैटेगरी ऑफ पदार्थ बिकॉज इट कैन बी, सिंस इट कैन बी, दिख रहा है, इट कैन बी thought, named and conceived, thought, named and conceived, ओके नहीं दिख रहा है ना, It is considering as the independent reality because it can be thought, named and conceived independent of the substance, है ना। जब भी हम किसी चीज को थॉट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उसे नाम दे पा रहे हैं, है ना, कि ये जो गुण है ये है ना। जैसे वैशेषिका फिलोसफी ने, मैं आपको बता दूं, 24 काइंड्स दिए हैं, सॉरी
24 काइंड्स दिए हैं ना, 24 तरह के क्या दिए हमें, गुण दिए हैं, है ना, 24 काइंड्स दिए हैं। इनका नेचर भी पता है कि कैसे परमानेंट है ना, गुण कैसे परमानेंट नेचर के है ना, परमानेंट एट्रीब्यूट्स हैं ये, और एसेंस है किसके, सब्सटेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि भाई जो गुण है वो क्या है, परमानेंट एसेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ सब्सटेंस, प्लस दीज आर ऑफ 24 काइंड्स। तो जब हम इतना उसको कैटेगरी में भी डिवाइड कर पा रहे हैं कि भाई वो 24 काइंड्स की हैं, तो वो सिंपली ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं कि वो गुण किस तरह का गुण है, उसको नाम दे पा रहे हैं कि हाँ इसको हमने ये नेम दिया है, एंड इट कैन बी कंसीव्ड, कि हम उसको धारण कर पा रहे हैं, है ना, वो गुण मेरे अंदर आ सकता है। तो इट कैन बी थॉट, नेम्ड एंड कंसीव्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द्रव्य, कि द्रव्य ना भी हो तब भी हमें पता है कि गुण एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, कि द्रव्य नहीं भी होता तो भी हमें पता है कि ये जो गुण है जो इस तरह के नेचर का है, इस तरह का नाम रखेगा और इस तरह हमारे अंदर आ सकता है, कंसीव्ड कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, इट विल बी कंसिडर एज इंडिपेंडेंट रियलिटी, है ना, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द्रव्य व्हेन इट कम्स टू थॉट, नेम्ड एंड कंसीव्ड। ठीक है, तो इतनी सी बात ही क्या की है हमें वैशेषिक फिलॉसफी ने दी है कि इट इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट रियलिटी बिकॉज इट कैन बी thought, named and conceived इंडिपेंडेंट ऑफ द्रव्य, है ना, इट कैन बी थॉट, नेम्ड एंड कंसीव्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द्रव्य। इसलिए ये क्या है, एक सेपरेट एंटिटी या कैटेगरी को इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। इसके अलावा क्या रह गया है गुण में हमें डिस्कस करने, आई थिंक गुण के लिए इतना सफिशिएंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कर्म, है ना, कर्म या फिर एक्शंस। गुण के बाद हम आ जाते हैं एक्शंस पे या कर्म पे। ये चीज मैं लिखी रहने दे रही हूँ बिकॉज मोर और लेस दे विल से सेम थिंग्स अबाउट द्रव्य, अबाउट एक्शंस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन गुणा, है ना। तो गुण और कर्म में ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए हमने जैसा भी डिस्कस किया था कि कर्म या एक्शन जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, दे आर इनहेरेंट इन द्रव्य, है ना, दे विल इनहर्स इन द्रव्य, कि भाई वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, किस तरह एग्जिस्ट करेंगे, तो भाई द्रव्य के थ्रू ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। सोचिए अगर मटेरियल कॉज ही नहीं है, अगर ये मटेरियल ही नहीं है तो क्या चीज़ एक्शन करेगी। जब ये मटेरियल कॉज आया है कुछ, जब मटेरियल है एक तरह से मैं खड़ी हूँ तब मैं बोल पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, है ना, कोई भी काम वो आप कर पा रहे हो। तो एक्शंस जब भी आएंगे वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और सबस्ट्रेटम ढूंढेंगे किस चीज़ में, द्रव्य में। ठीक है, इनहेरेंट इन द्रव्य, तो वापस वही चार्ज आ गई कि भाई सेम आर्ग्यूमेंट कि if it is dependent on द्रव्य और सब्सटेंस then why it is considering as the independent reality, और उन्होंने सेम रीजन दिया है ना, then why consider as पदार्थ independent और सेपरेट कैटेगरी क्यों किया है, तो बिकॉज वाई, सिंपल सा सेम रीजन है, बिकॉज इट कैन बी, एक्शंस कैन ऑल्सो बी, है ना, एक्शंस कैन ऑल्सो बी नेम्ड, थॉट एंड कंसीव्ड इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, और द्रव्य। सिर्फ एक डिफरेंस है जो गुण और कर्म में हमें देखने मिलता है, और वो डिफरेंस इतना ही है कि जो हमारे गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, हमने पढ़ा था वो किस तरह के नेचर के हैं, तो परमानेंट नेचर के थे, है ना, परमानेंट एट्रीब्यूट्स थे, एसेंस थे सब्सटेंसेस के। पर जो एक्शंस हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं ना, एक्शंस हमारे चेंज होते हैं, आज हम कुछ हैं कल हम कुछ एक्शंस कर रहे हैं ना। तो एक्शंस जो है वो क्या होते हैं, एक तरह से टेम्पररी है ना, टेम्पररी नेचर के हैं। एक्शंस क्या है, टेम्पररी नेचर रखते हैं।
एक्शंस आर टेम्पररी एंड गुनाज आर परमानेंट, है ना, बस इतना ही डिफरेंस है गुण और कर्म की थ्योरी में। टेम्पररी है, कंटिंजेंट है, क्यों है? बिकॉज कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, है ना, सिंस कॉन्स्टेंटली जो कर्माज है वो चेंज होते हैं, इसलिए वो कैसे नेचर के हैं? टेम्पररी नेचर के हैं, टेम्पररी एसेंस ऑफ द्रव्य। और जो गुण है वो कैसे हैं? परमानेंट एट्रीब्यूट्स और एसेंस ऑफ सब्सटेंस और द्रव्य। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद की जो चीज़ें हैं, जो हमारे बाकी के जो पदार्थ रह गए हैं, विशेष, सामान्य, समवाय एंड अभाव, है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है।